नदीम भाई ये तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़म मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, आज हम आपके साथ एक नहायत ही सैड स्टोरी, गमनाक दास्तान लेके हाजिर हुए हैं। ये हमारे शहजाद भाई हैं, शहजाद सलीम भाई हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इधर इटली में गुजारा। ये 2002 से लेके 2019 तक इटली में मुकीम रहे और फिर पता नहीं क्या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स या कोई मिस्टेक मिसहैपन, ये अल्फाज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दोनों फरीकैन का दावा बड़ा वाज़ेह है। जो फरीक हैं शहजाद भाई हमारे, उनके उनका कहना है कि उनके पास तमाम तर अपने टैक्स की डिटेल हैं, जबकि दूसरी तरफ अदारों को वो नहीं मिली। अब इनकी ज़ुबानी सुनते हैं इनकी कहानी और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आया गलती कहाँ से हुई, आया गलती कमर्शियलिस्टा से हुई, गलती हमारे शहजाद भाई से कहीं पेमेंट करने में हुई या क्या वजह हुई। लेकिन जिस लिहाज से भी देखा जाए तो ये एक इंसानी जान का के साथ बहुत बड़ा, हम मैं तो यही कहूँगा, जुल्म है कि एक 20 साल का अरसा एक बंदे ने एक जगह गुजारा है और उसको बगैर कोई शोकाज नोटिस दिए एयरपोर्ट पे जब वो आए हैं तो उनके साथ ये ज्यादती हो गई है। तो शहजाद भाई मुझसे कम अज कम 5-6 माह से राब्ते में थे। इन्होंने एक दो ड्यूटी लगाई, वो मैंने अदा कर दी, तो फिर ये कुछ अरसा के लिए राब्ता मेरा इनसे नहीं हो सका। तो कल इनसे दोबारा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी यार जनाब नदीम भाई, मेरा तो केस उधर का उधर ही फंसा हुआ है, बल्कि थोड़ी इसमें पेशरफ्त हुई है और वो नेगेटिव ही हुई। तो जबरान फजल भाई क्योंकि तर्जमानी भी करते हैं पाकिस्तानी के लोगों की, इनके पास बाकायदा उसकी इजाजतनामा है, ये अक्सर बेशतर परफातूरा और कस्तूरा में आते जाते रहते हैं इनके। इसलिए मैंने समझा बेहतर कि ये जबरान भाई इसके कानूनी पहलों पे ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी भी डाल सकेंगे। हमारा मकसद शहजाद सलीम भाई की मदद करना और उनके मामले को हाईलाइट करना और तमाम पाकिस्तानी तंजीमों से, पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से, पाकिस्तानी मजहबी तंजीमों से, सियासी से, पाकिस्तानी मीडिया से ये गुजारिश करना है कि बराए मेहरबानी ये हमारे भाई और इनका केस हाईलाइट किया जाए। अभी 20 साल उन्होंने उधर गुजारे, अब बेचारे उधर जाके क्या करें। हम खुद भी इधर 20-30 साल हो गए। हम समझ सकते हैं कि हमारी अब मेंटेलिटी ही इटालियन हो चुकी है, हमारी मेंटेलिटी पाकिस्तानी नहीं रही और हम पाकिस्तानी माशरे में मिसफिट है। ये सारे मामलात हम इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएंगे। इब्तदाइया मैंने इसलिए बयान कर दिया कि जो भी दोस्त देख रहे हैं उनको पता चल जाए ये केस क्या है, क्योंकि कमेंट्स में और जाती तौर पे भी फ़ोन करके काफ़ी लोगों ने कहा कि जी आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा सब्र करें, 6 बजे इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने वो भाई लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद सलीम भाई। वालेकुम सलाम नदीम भाई, आपका और पाक आवाज इटली का बहुत बहुत शुक्रिया। जबरान भाई जो बैठे हुए हैं इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जी मेरे ख्याल मोहतरम भाई। में तो मैं तो यहाँ बेयारो मदद कर और आपने मेरी बात तकरीबन आगे फॉरवर्ड की है। आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये फर्म का कि जिसकी वजह ये सब लोग जो मुझे देख रहे हैं। अब मैं आपकी इजाजत से अपनी थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है वो आपको सारी शेयर करता हूँ। मेरी पहली सजोर जो 2002 में इटली में अव्वल में ली थी, जो नापोली में कंपानिया में एक कस्तूरा है प्रोविंशिया दी अव्वलिनों का, वहां से मैंने पहली डोर ली थी। उसके बाद मैं 2004 में मैं मिलान शिफ्ट हो गया। 2004 के बाद फिर मैंने फैक्ट्री में काम किया कोऑपरेटिव के थ्रू, एजेंसी थ्रू। 2000 तक मैंने फैक्ट्री का जो मैं वो मैंने शो भी किया इसमें बातों में जो है। 2000 मैंने अपना प्रतीतवा खुलवाया, ये अंगूठों वगैरह का आपने फैक्ट्री में काम बिजुटेरिया जिसको 2010 कहते हैं। तक किया? 2010 तक मैंने फैक्ट्री में काम किया और मेरी 2000 जितनी भी सजोरें रिन्यू हुई हैं फैक्ट्री के काम की रिन्यू हुई थी। और उसके बाद फिर 2011 में तीताइबा खुलवाया और हर साल में टैक्स दिया प्रॉपर। पहली दफा जब मैंने सिजोर रिन्यू करवाई तो मुझे उन्होंने 1 साल की दी कस्तूरा दी कोमो ने।
क्योंकि वो अच्छा चलो यहाँ से ही था। शहजाद भाई यहाँ से रेगुलर टैक्स देने, शहजाद भाई यहाँ से थोड़ा सा तफसील लेनी शुरू करते हैं कि आप बता रहे थे कि आपने पेरिस जोनो 2002 में लिया है। ठीक है जी, 2002 उसके से बाद मैंने पहली से जो अवलिनो से ली, उसके बाद मैंने वो दूसरी पीवी अवलिनो। उसके बाद क्या कहा है आपने सर? जी, उसके बाद जो है वो आपने 2011 तक एज ए लेबर काम किया है, एज ए डिपेंडेंट काम किया है। एज ए लेबर काम किया, डिपेंडेंट काम फैक्ट्री में किया। ठीक है, मेरी जितनी भी पुरानी सजोरा पर लिखा भी हुआ है बुर्दीना। जी जी, तो इसके दौरान आपने कारता नहीं अप्लाई किया? जो थी वो मैंने रेजिडेंस ना होने की वजह से 2008 और 9 में जब मेरा टाइम पीरियड पूरा हुआ है तो वो रेजिडेंस नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन जब कारता सजोरनो मैंने अप्लाई करने गया तो हुकूमत की तरफ से लैंग्वेज की ऑप्शन आ चुकी थी, इसकी वजह से फिर मैं रह गया। फिर 2011 में मैंने बता रहे हैं कि आपने 2011 में अपना प्रतिभा खोल लिया, यानी कि आपने बिजनेस शुरू कर लिया है और आपने लैंग्वेज में आपको मसला था? लैंग्वेज में मुझे लिखने में मसला था, क्योंकि पहली मर्तबा 2012 में मैंने पूरा कोमो में इम्तिहान दिया लैंग्वेज का, जिसमें मैं 54 पर आए थे, मैं फेल हो गया। उसके लिए 80 नंबर चाहिए। फिर मैंने 2013 में फिर इम्तिहान दिया, फिर फेल हो गया। फिर 2017 में भी मैंने इम्तिहान दिया मोन्जा प्रेफेक्चर में, वहां से फेल हो गया। लेकिन लास्ट टाइम में मेरे नंबर 66 आए थे। लेकिन जब मैं पास हुआ तो फिर मुझे दोबारा वो मौका जोर भी फंस गई। लेकिन 2011 में जब मैंने प्रतीता अपना खुलवाया तो फिर हर साल मैंने टैक्स दिया, और 2017 तक मुझे 2 दफा कोमो ने और 1 दफा मिलान ने उसी यानी प्रतीते पे दी। 2017 में जब मैंने कस्तूरा दी मोन्जे में अपना सजोर अप्लाई की तो उन्होंने मुझे कहा जी आप इम्स का लेटर लेके आए। मैं अपना वकील जो है नाम सर्जो इरपफ उसका नाम है, काफी आपकी आवाज में थोड़ा मसला आ रहा है शायद। उसके पास मैं गया, मैंने कहा नदीम भाई आपको आवाज ठीक आ रही है? जी 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 नहीं, मुझे आपकी आवाज सही आ रही है। आपकी बात मेरी बिल्कुल सही, मेरी बात सही आ रही है सर आपको? अब बिल्कुल आपकी बात सही आ रही है, पहले कटना शुरू हो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा फिर पीछे से बताता हूँ। 2011 से मैंने अपना प्रतीता खुलाया और 2013 तक मैंने 17 तक मैंने दो सजोरे कोमो से, और उसका नंबर भी मेरे पास, उनकी फोटो कापियां भी मेरे पास है, और बकायदा एक सजोर मुझे मिलान ने दे दी। उसके बाद फिर मैंने मिलान कस्तूरे में ही अप्लाई की तो उन्होंने मुझे सोतो दी मोन्जा भेज दिया फिंगरों के लिए। जब मैं वहां फिंगर देने गया तो उन्होंने कहा जी आप प्रतीता इम्स लेके आए। मेरे वकील ने कहा कि इस प्रत्यय को कमरादी को मेरछो नहीं लगता, कायदा उसने इम्स का वो लेटर भी दिया नहीं वाकई था, क्योंकि 3 दफा जब उसी प्रतीते पे सजोर दी है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा जी अच्छा आपकी फाइल हमने मिलान भेज दी है, आप 2 महीने के बाद, मैं 2 महीने 15 दिन 1 महीने के बाद चला जाऊं, अभी नहीं आए, जाओ आप। उसके बाद फिर मैंने एक वकील की, आना सुपा उसका नाम है, मरियानो कमेंसे में बैठती है, उसने बकायदा मेल की, उसका मेल का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक दफा सिर्फ और सिर्फ मुझे एजेंसिया दी इंतराते का सवेदो से फोन आया जी कि शहजाद सलीम जी तुम कहाँ काम करते हो? मैं जी यहाँ काम करता हूँ। अच्छा तुम्हारी अपना प्रतीता है वहाँ? अच्छा अगर हम तुम्हें दोबारा फोन करेंगे तो तुम हमें जवाब देना। मैंने ठीक है। उसके बाद कोई नहीं आया। फिर मैंने लुचा के जरिए भी ईमेल की, जो वो चजानो मदरने में जो औरत बैठती जीएल की, उसके बाद फिर मैंने हार के नहीं की कि शायद इस डील से बात नहीं बन,
उसका नाम मनीला है, वो मिलान में बैठती है, विया सबरतीना नंबरो सेते। उसने मुझे कहा कि ये टैक्स अदा करो तो शायद को बात बन जाए। वो टैक्स अदा करने के बाद पर फिर मैं खुद जाके उसकी कॉपी मेरे पास भी है, मैं कस्तूरे में दे के आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे कॉल की एक दिन मोहनजा कस्तूरे ने कि कल सुबह 2 बजे आना। मैं यही समझा कि शायद मुझे सजोर देने लगे, लेकिन जब मैं उधर गया तो उन्होंने मुझे रिजित्तो का लेटर दे दिया। रिजित्तो लेटर लेने के बाद मैं अच्छा वकील के शहजाद पास भाई, गया, उससे शहजाद कहा भाई, मैंने उससे कहा कि जी जी शहजाद भाई, जी सॉरी जी मैं आपकी बातें इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो टैक्स का मसला है, ये कौन से टैक्स का मसला है और कौन से टैक्स आपने अदा किए हुए थे? मेरे पास जी हर साल जो मुझे वकील बना के देता था ना, F24 एजेंसिया जी दी entrate के, वो तकरीबन 1200, 1300, 1400 होता था। वो हर साल की मेरे पास स्लिप मौजूद है। वो कह रहे हैं इसको इम्स लगती थी, लेकिन ये जब उन्होंने मुझे एयरपोर्ट, मैं भी आपको बताता हूँ, जब मैं एयरपोर्ट उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने इम्स की बात नहीं की। उन्होंने ऊपर, आपने शायद मेरा वो पेपर पढ़ा होगा, उस पर उन्होंने लिखा है कि जी ये घर पे नहीं मिला और इसके खुद की हमें समझ नहीं आ रही, जो पे ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर सका। अब एक बात बताएं कि जो रादी तो मुझे वकील ने बना के दिया है, उसका 2 लेटर होते हैं, टेलीमैथ एजेंसिया दी आती है, उसको वेरिफिकेशन करती है कि ये टेलीमैथी का बिल्कुल वेरिफिकेशन है। उसकी कॉपी भी मैंने लगा के दी। उसके बाद जी पर जो भी हुआ, मेरी बीवी बीमार थी, मुझे मजबूरन, बच्चे छोटे थे, पाकिस्तान आना पड़ गया। और वो भी मैं कस्तूरे जाके उनसे कहा कि सर, मेरे वकील ने दोबारा उनको रिजेक्ट के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वो मेल भी कर दी। तो फिर मैं कस्तूरे गया, मैं जब जाना अपना एक रेता दे रहा कि 2 साल पुराना, मुझे कोई मुश्किल ना हो। लेकिन उन्होंने कहा जी तुम जाओ, बकायदा कंप्यूटर में मेरा नाम चेक कर कर आके जी आप जा सकते हो। उसके बाद मैं अच्छा पाकिस्तान आया। अच्छा पाकिस्तान आने के सलीम बाद भाई, मिला सलीम भाई, एयरपोर्ट पे जब मैं, सलीम भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, जी जी आप बता रहे हैं कि आपने 2009 में जोन अप्लाई की थी, सॉरी 2019 में जोन अप्लाई की थी। 2017 में सर, वो मुझे दी ही नहीं। 2017 5वें महीने, ये 2017 की जो अप्लाई की हुई है उसका मसला आ रहा है अभी तक? उसी उसी का मसला आ रहा है। 2 साल तो इन्होंने मुझे दी ही नहीं। 2017 और 18 वकील भी किए, खुद भी गया, कल आओ, परसों आओ, एक हफ्ते के बाद आओ। फिर 21 मार्च 2019 को मैं पाकिस्तान आ गया और 2 महीने में अभी 4-5 दिन कम थे और मेरे 20 मई मैं इधर इटली पहुंचा हूँ। मालपेंसा एयरपोर्ट पे जब उन्होंने मुझे भेजा, ना उन्होंने कोई इम्स की, उधर लिख दिया जी इसके टैक्स की हमें समझ नहीं आ रही। अब एक बात बताएं, अगर आदमी कमर्शियलिस्टे से रसीद लेके खुद बना, एक नहीं 100 आदमी बना रहा है, अगर वो गलत था तो पहले दिन ही कहते थे, 2 साल पहले कह देते भी तुम्हारे खुद की हमें समझ नहीं आ रही। मुझे इतना लंबा जलील करने का फायदा, मुझे पहले दिन ही बता देते भी तुम्हारे खुद का मसला है, ये ना कहते कि तुम्हारी इम्स का मसला है। लेकिन मैं ये पूछने की कोशिश कर जो रहा भी था ना लेटर कि मेरे पास है, सलीम भाई, ये या शहजाद भाई, ये देखें, मुख्तलिफ महकमे के टैक्सेस होते हैं ना, ठीक है, मुख्तलिफ महकमे के टैक्सेस होते हैं, आपको पता है इनके एजेंसी दनित्राते भी होता है, इम्स भी होता है, कामराती कमर्चों में भी पेमेंट करनी होती है, हर किस्म के टैक्सेस होते हैं। तो आपने जो वो FA24 में टैक्स पे किए थे, वो किसी एक महकमे के थे या सारे महकमों के थे? नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको बताता हूँ, ये जो जी आपका भी मैं बता देता हूँ, जो प्रतीताई का मैंने खुलवाया है, इसका नंबर है 900-309 900-309 आती ठीक को। है। ये है, ये ये है, कहते हैं उसको, जिसमें हाथ का बना सामान, ये आरती जानो जो होते हैं ना, उनका वो ये मुझे समझ आ गया, स्पेशल है। हैंडीक्राफ्ट का काम है। इसको इम्स कमरादी को, और इसमें एम्स की एंट्री नहीं है।
इसीलिए मुझे 3 सजोरें, 2 कौमों ने और 1 मिलान ने इसी बेस पे मुझे दी थी। हाँ, मेरा रेदी तो जितने भी है मेरे पास वो 6500 के हैं, 6700 के हैं। रेदी तो कम नहीं है। उसमें जो F24 था हर साल 1300-1400 जो दिया था, उसकी रसीदें भी मेरे पास हैं। ये मैं अकेला नहीं, और भी बड़े आदमियों ने इसी तरह से ली है। सबको पता है कस्तूरा कौन सा थोड़ा सा आदमियों को ज्यादती भी कर रहा है। काफी लोग, अब मैं ऐसे ऐसे आदमियों को जानता हूँ जिन्होंने मोंजे से भी ली है, लेकिन मैं फ्रंट पे आ गया, मुझे उन्होंने एक शिक छोड़ दी। अब जब रिपोर्ट किया तो लिखा जी ये घर पे नहीं मिला, इसका रेजिडेंस है, यानी मैं रेजिडेंस पे नहीं मिला, तो इसलिए हम इसको, उन्होंने शिक ये लगाई है जी, एक तो ये घर पे मिला और ये इसका खुद की हमें समझ, अगर खुद गलत है तो आप कमर्शियलिस्ट को क्यों नहीं पकड़? उसका ऊपर नाम लिखा हुआ है, स्टैंप लगी हुई है, बकायदा उसने लेटर भी दिया है कि अगर इस आदमी मेरा आदमी है, अगर इसका कोई मसला है। शहजाद भाई आपकी आवाज बिल्कुल कट गई है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सलाम सर, मेरी बात अब आ रही, अब आ रही। हेलो सर, जी, मैं अब आवाज आ रही है। अगर कोई मसला सी तो मैनू 2 साल मैं सर जो भी है मैं ते हुण इटालियन च मैं भी थोड़ा जिहा आखिर बोलांगा, जो कुछ भी है अगर इस टाइम मुसीबत च ते मैं आवां, इस तो अलावा आखिर ते मैं नदीम भाई आपको समझ आ रही है? जी नहीं, समझ नहीं आ रही। शहजाद भाई आप जी एक मुझे दफा ना समझ आ लिंक से, अब आपकी दोबारा आवाज सही हो गई है, आप बोलें। सर मैं बार-बार नदीम भाई ये कोई कह रहा कि सर जो कुछ होना ते हो गया ते अच्छा, उस तो अलावा मैं थोड़ी जी अपनी दस उस तो बाद मैं फिर इत्थे आके जब आप शहजाद भाई जब आप करीब होके बोलते हैं तो आपकी आवाज साफ हो जाती है, जैसे ही आप थोड़ा दूर होते हैं फिर आपकी आवाज कटना शुरू हो जाती है। अच्छा मैं करीब हूँ। अच्छा सर मैं थोड़ा करीब हो जाना वा सर, हुण मेरी आवाज नदीम भाई सही, मैं थोड़ा जा आखिरी थोड़ी जी गल बिल्कुल शहजाद भाई आपकी आवाज बिल्कुल साफ है, अगर आप पंजाबी में भी बात करना चाहें तो कोई मसला नहीं। अच्छा बहुत जरूरी है, मैं इत्थे आ गया, फिर पाकिस्तान आके फिर मैं वकील नाल दोबारा राबता कीता है। उन्हें मैनू कहा कि ये टार होएगा, टार यानी कि तू करीब तू अदालत च हुई जाएगा। अच्छा, मैं फिर की कीता, मैं फिर वकील नाल गल कीती, ओनू भाई तुसीं पाकिस्तान कदों गए हो? पाकिस्तान सर मैं पाकिस्तान गया सा 2019 ते ये मेरा 21 मार्च। अच्छा 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਤੂਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜੋਰਨੋ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं वो तो उन्होंने जिस वक्त मैंने फोन किया है कि जिस मैं तुहानू दस्सिया नहीं, जो उन्होंने मैंने फोन किया है कि भी तू कल आना है, उन्होंने कुछ रिजेक्ट नहीं सी की, उन्होंने रिजेक्ट किए सी कि डॉक्यूमेंट तू डॉक्यूमेंट देना पिया ना अपना प्रत्यय दे, असी ये रिजेक्ट करने तो सानू नवा काउंतरा लिया के दे। मैं फिर वकील नू कहा, वकील ने कहा कि ऑलरेडी 3 सजोरा ते तू इहदे ते लै बैठा है, अगर ये 2 नंबर होवे तो पिछलियां भी सारियां फिर ब्लॉक होंदियां ने या वो भी ब्लॉक हो सकदियां ने। ते मैं कहा फिर तू इहो ही ला, क्योंकि मैनू कोई खतरा नहीं, मैं तो जेन्युइन काम करन दिया वा ते हर शै मेरे कोल। फिर वो खरीदां असीं दोबारा मैं बाई डाक भी भेजियां सी, बाई वकील कोल भी मेल करवा दित्तियां, लेकिन जिस वक्त वो मैं मेल करवाइयां ਉਹਦੇ ਬਾਅਦੋਂ फिर मैं कस्तूरे भी गया, फिर उन्होंने जाके कहा कि भी मेरी मजबूरी है, मैं पाकिस्तान जाना चाह रहा, मेरे लिए 2 साल हो गए ने, मैं बाल बच्चेदार बंदा, किन्ना क मैं इत्थे सबर करा बैठ के। उन्हें फिर कहा तू चला जा। वो फिर मैं एयर मालपेंसा तो आया, फिर फ्लाई किया, फिर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान फिर वापस जो मैं उत्थे उतरिया ना, ते जिस वक्त कभी मेरे कागजां ते गौर करो, जेडे रिजेक्ट दे लैटर ने नहीं जिस टाइम ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ठीक है, नहीं उन्होंने मैं उन्होंने लैटर ही लैन गया सा कि मैनू कोई लैटर बड़ा आना, मैनू मसला उन्होंने कहा नहीं कोई लैटर इशू कर सकते, कोई
कोई नहीं, जाना इस रजिस्ट्रे ते ही जाना, वरना असी लैटर कोई नहीं दे सकते, सानू अख्तियार ही नहीं। यह रजीबूत है, यह स्टीकर तेन कोई कुछ नहीं करेगा। और मैं फिर उस रजीबूते ते कीता वापस, जो मैं जेडे तुहानू कागज भेजने उन्हां ते गौर करना। जो मैं पाकिस्तान गया वा, जेड़ा मेरा उन्हें प्रातिका रिजैक्ट किया वो 2 मई दा, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵਿਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੈਂਪ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ अच्छा शहजाद भाई ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸ੍ਰੀਨਿਊ ਦੀ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? सर मिलान ते मिलान यानी मिलान। नदीम भाई तो आवाज आ रही है? जी नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो नदीम भाई, मैं इन्होंने कह रहा कि मैं सरेनियो रहिंदा रहा। मैं दस रहा कि मैं सरेनियो रहिंदा रहा वा। सरेनियो प्रोविंशा दी मोन्जा चाहता है। जी जी ठीक है, हुन आवाज आई है। लेकिन क्या तुहाडा उत्थे रेजिडेंस बने सी? रेजिडेंस नहीं सी बनया, इहो ही ऑब्जेक्शन दे उत्ते ते उन्होंने बोर्ड कीता, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ रेजिडेंस नहीं सी। रेजिडेंस मेरा 2000 ਦਾ कटिया ਪਿਆ ਸੀ। देखो ना अपना शहजाद भाई, तुसी भी चलो जो भी होया, तुसी भी ते मोहतरम बहुत ही ज्यादा तुसी पुराने 2002 ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। 2012 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2015 ਦਾ ਕੱਟਿਆ, 2015 ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੌਸਪਿਟਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਜੋਰ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। अच्छा चलो, लेकिन है कि ए पॉइंट ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜੋਰ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ऐसे तरह ही है। देखो ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਕਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾਬਨੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੇ 100 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਪਿਟਲ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਿਕਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 18-19 ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਂਸਾ ਲਵੋਰੋ ਸਜੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਜੋਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤੇਵੇ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਜੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਈ ਸਬਰ ਲਾ ਦੇ। शहजाद भाई, जो ये कि फिलहाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਜੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 4 ਵਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦਵੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਰਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8:30 ਵਜੇ ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ 9:30 ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਕਢਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੀ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਬਤੇ ਵਗੈਰਾ ਹੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਦਵੋ। ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸ ਦਵੋ ਨਾ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, लेकिन ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ 5-6 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ GL ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਗਰ ਟਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਫਸੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 200 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਖਾਸ ਫੋਨ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇਟਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਲਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮਸਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ F-24 ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰਕ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ नहीं, दुर्ग नहीं आया मेरे को सिर्फ और सिर्फ F-24 होवे रेडी तो हर साल ਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਦਾਵੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਨ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਰਦਗਾਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸੈਰਜੋ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤੂਰੇ ਦਈਏ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਦੀ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਤੂਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਫੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਲਵੋ, ਹਰ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਜੋਰਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮਦਾ ਰੌਲਾ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਸਤੂਰਾ ਦੀ ਮੋਹਨਜ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਨਜ਼ੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਤੂਰਾ ਦੀ ਮੋਹਨਜ਼ਾ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਸਤੂਰਾ ਚ ਗਏ ਆ, 3 ਮਿੰਟ 4 ਫਿੰਗਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਕਟਕ ਕੋਮੋ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀ, ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਗਿਆ 22 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਚਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਪੂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਪੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਟਰ ਦੇ ਆਏ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੋਹਨਜੇ ਸਜੋਰ ਜਮਾ ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਜੋਰ ਦਿੱਤੀ। लेकिन ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ छोटी जी गलती। सलीम भाई जेड़ा लेट होना है ना, जो लेट होना है वो उसकी एक अलहदा रीजन है, उसकी एक अलहदा वजह है। उस वक्त से जबरान भाई असल में आपसे ये पूछ रहे हैं, टैक्सेस कई किस्म के होते हैं, जो हम इसका किस छोटा से छोटा भी होता है, उसका F24 बनता है, कूड़े के बिल का भी F24 होता है, बाद जुर्मानों का भी F24 होता है, और इसके जो हम अपनी इनकम पे टैक्स देते हैं उसका भी F24 होता है, जो हम अपने मुलाजमीन की कंट्रीब्यूटी जमा कराते हैं वो भी F24। मसला ये है कि आपकी इम्स नहीं जमा हुई। जब आपकी इम्स नहीं जमा हुई और इम्स के बाद आपका 2 चीज़ों के अशद ज़रूरत है किसी भी गैर मुल्की को में रिहाइश के लिए। एक तो उसका सफिशिएंट रेडी तो हो, और सफिशिएंट रेडी तो आप बता रहे हैं कि आपका था। जो उसके बाद सबसे अहम जो ज़रूरत है वो ये है कि आपकी इम्स पगातो हो। अगर आपकी इम्स पगातो नहीं होगी तो फिर आपके लिए मसला है। उसके बाद आपकी एक लीगल रिहाइश होनी चाहिए जिस पे एक अच्छे बुरे वक्त में पुलिस आपसे राब्ता कर सके। जो मैं आपकी सारी बात सुनी है, जो मैं समझा हूँ, उसमें आपकी दोनों चीजें मांगा थी। आप रेडी तो प्रेजेंटारे नहीं करा सके इम्स का, सॉरी आप डिक्लेरेशन नहीं दे सके कि आपकी इम्स तो पगातो है। जब आपके पास इम्स तो पगातो नहीं होगी तो दुर्क नहीं होगा। जब दुर्क भी आपका नहीं, यानी इम्स भी पगातो नहीं, और आपकी जो रिहाइश है वो भी वेरीफाइड नहीं कि सिक्योर नहीं कि आप किधर रह रहे हो, इन बेसिस पे मैं जो आपकी बात समझा हूँ, इन बेसिस पे आपको वो उन्होंने उधर से डिपोर्ट किया है। जो आप बात कर रहे हैं कि आपके पास वो थी, आपके पास वो थी, वो सिर्फ वो थी कि जो आप बयान फरमा रहे हैं कि आप जो रसीद है, जो ज्वेलरी भी लेते थे उसकी भी रसीदें थी। आपने बाई एंड सेल कॉम्प्रा वेंडिता पे जो आपका ईवा बनता था आपने वो पगातो किया है। 1400 all'anno, 3600 all'anno इम्स आपने पगातो नहीं की, और 2011 के बाद आपने नहीं की। जो आप बात कर रहे हैं कि आपको 2 या 3 सजोरें मिली हैं, उसका मतलब ये है वो जो इम्स का महकमा है वो 2 या 3 साल दूसरे महकमा जात से पीछे है। मसलन अभी 2020 चल रहा है, अगर 2017 की किसी की इम्स रहती है तो वो अगर वो अतोनमो नहीं है, यानी अगर वो उसकी दीता नहीं है, दीता तो उन्होंने ऐसे कर दिया कि अभी आप दुर्क नहीं होंगे तो आपकी पेमेंट क्लियर नहीं होगी, चाहे 1 चंतेज में भी दुर्क रहता है वो इम्स। जो बंदे जिसको आप कहते हैं अपराई होते हैं, उनका ये सिस्टम चलता रहता है
क्योंकि इम्स 2017 की 2016 की अभी क्लियर नहीं। जिस बंदे ने 2019 में सजोर जमा कराई है और कई बार कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, पुलिस के पास वो सिस्टम नहीं होता कि वो करंट उसी दिन की उसकी इम्स दे सके। उसी सिस्टम में उसकी सजोरे 1 या 2 रिन्यू हो जाती हैं। बाद में जब एग्जाम तो ताले होता है या तो कॉन्कुलाई होता है, तो वो देखते हैं कि भाई इसने तो फलां सन से इम्स नहीं पाए। ठीक, आपसे मेरे भाई गलती ये हुई, आपके से गलती ये हुई कि जब उन्होंने कहा था ना कि आपकी इम्स पगातो नहीं है और आप कोंत्रा ले आए, तो ये स्टेट ऑफ इटली ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी आप पे की थी। आपको उधर कोई अच्छा मशवरे वाला बंदा मिलता, आपकी पिछली जो इम्स थी वो उसको देखा जाता, आप फौरी तौर पे कोई काम तलाश करते और आपकी इम्स जानी शुरू होती, तो आपको 6 माह या साल की सजोर मिल जाती। जो आपके बकाया जात थे आप उसकी किस्तें करा लेते, चाहे 100 यूरो महीने की करा लेते और अपना रेजिडेंसा बनवाते, तो आप एक इटालियन नेटवर्क में दोनों साइडों से आ जाते, आपकी इम्स भी जानी शुरू हो जाती और आपकी रिहाइश में सदका हो जाती। आपने दोनों चीजों पे तवज्जो नहीं दी, किसी भी वजह से, आपको इल्म नहीं था या जो भी था, आपने उस पर वजह जी जी सर ये लेटर ये इम्स का इशू किया हुआ 90309 artigiano non bisogno di Camera di Commercio, ये वकील ने दिया है। ये आप इसको देख सकते हैं कि इस प्रतीते को नहीं लगती। जिन्होंने ये खिलाया हुआ है फौरन कहेंगे कि इनको नहीं लगती। तो वकील का वो लेटर दिखाता हूँ जिसपे बकायदा लिखा हुआ है che bisogno Camera di Commercio 90309 attività. No bisogno 90309 attività जो है को कमरा दी कमर्शियो नहीं लगता। ये आपको लेटर जो आप मेरा हाथ में देख रहे हैं शहजाद भाई थोड़ी सी बात, और यही लेटर शहजाद भाई बात सुने, ये जो इम्स है ये आपको आपसे टैक्स लेता है ताकि कल को आपको पेंशन दे सके, ठीक है। इसका मेन मकसद तो यही है ना कि, लेकिन आज अगर आज आप टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो क्या आर्टिजानों की पेंशन नहीं होती? लेकिन जबरान भाई हुकूमत ने खुद ही ये इशू किया हुआ है कि 90309 attività bisogno Camera di Commercio, लेकिन फिर उसकी जो ऑप्शन दिया है ये लेटर लगा के वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? अमूमन तो जो आपने टैक्स जमा कराया होता है उसके हिसाब से उसका एक परसेंटेज होता है जो आपको मंथली देते हैं पेंशन की सूरत में। लेकिन जब मुझे नहीं पता, मैं इस आपके कोदिचे अतेको है उसके बारे में नहीं जानता कि वाकई इस पे इम्स बनती है या नहीं बनती। लेकिन अगर नहीं बनती थी तो फिर भी आपको अगर आपका कानूनी राइट है तो फिर भी आपको दुर्क मिल जाना चाहिए था, क्योंकि दुर्क का मतलब तो यही है कि आपने वो तो फिर आपकी वो दुर्ग जो है वो तो कमर्शियल स्टे को देना चाहिए था जनाब, वहां गलती है। मैं कह सकता मेरी गलती है क्योंकि मुझे आज तक उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 सजोरे ऑलरेडी मैं इसी तरह एक लेटर ये लगाता, एक लेटर मैं अभी आपको दिखाता हूं जिसपे बकायदा कमर्शियल स्टे का नंबर, नेम और नीचे उसके साइन और बकायदा लिखा हुआ है कि इसको ये उसका बकायदा नेम है, इस पे यही लिखा हुआ है कि इस प्रतीतेवे को इम्स नहीं लगती। लेकिन अगर नहीं जैसे लगती, मैं तो सारे अगर मुझे पता होता तो फिर भी आपका दुर्क तो बनना चाहिए ना। तो जब आपको वो तो सर फिर कमर्शियल रिश्ते की गलती जब आपने वकील करवाया है तो क्या वकील ने भी आपको दुर्क बनवाने का मशवरा नहीं दिया? नहीं सर, वकील ने भी मुझे मशवरा नहीं दिया। वकील ने भी मुझसे पहले सजोर ली और आखिरी सजोर जो के उसके मैं ये एक ही चीज कहूंगा,
कम अज कम इसको एक मौका दी जाए 18 साल में इसने सेंसर बगैर काम कोई सजोर नहीं ली, और इसका राइट है कि इसको एक सजोर बगैर काम के दी जाए। और यही शिक उसने अदालत में पेश की, लेकिन अदालत ने रिजेक्ट कर दी। अब वो रहम की अपील में गया हुआ है वकील मेरा, देखें अब फैसला होता है। अगर दुर्ग कील, अब आपकी बात 100% सही है जबरान भाई, अगर मेरे कमर्शियलिस्ट को पता लग गया था कि इसको ये मसला है तो उसका काम था मुझे दुर्ग ही दे देता, ताकि 2 साल तक मैं कमर्शियलिस्ट से भी जाके कहता रहा हूं कि मैं क्या करूं, रास्ता बताओ। वो मुझे लेटर बना के दे देता था, मैं उधर जाके कस्तूरे में देता था। कस्तूरे वाले बोलते थे मैं नहीं मानता। मैं एक दफा कमर्शियलिस्ट से ये भी कहा था कि मेरे साथ एक दफा कस्तूरे में जाके उनको वेरीफाई कर दो ताकि मेरा मामला हल हो जाए, लेकिन कमर्शियलिस्ट इस तरफ भी जाने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं बेबस था। जी, ये एक हमारे व्यूअर हैं बाबर खान साहब, वो सलीम भाई आपसे पूछ रहे हैं कि आप F24 कैसे पागामेंटो करते थे, कार्ड से, बाई हैंड, या वो भी आप कमर्शियलिस्ट ही कर देते थे? नहीं सर, वो मैं खुद पोस्ट ऑफिस में जाके करता था, और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट और बकायदा डाकखाने की स्टैंप भी ऊपर मैं लगवा के आता था। वो मेरे पास सारियां कापियां मेरे पास मौजूद हैं, और बकायदा मैंने जब केस अदालत में किया था तो बल्कि मैंने उसके अंदर वो सारी चीजें बकायदा उसमें शो भी की थी। ये मैं भी आपको एक दिखा देता हूँ इस टाइम वाला, ये देखिए, सिद्धार्थ भाई, ये मेरे पास हमें ये F24 है। हमें ये बताएं कि जब आपको कस्तूरा ने रिजेक्ट कर दिया था आपका केस, आपकी परमेश्वरी जो है, जी जी, ये हमें नजर आ रहा है कि आपने डाकखाने में जमा करवाई है, ये समझ आ गई है। लेकिन हमें ये बताएं कि आपने बताया कि आपने उस केस की अपील की थी। फिर अदालत ने रिजेक्ट कर दिया जी। लेकिन वो उसमें आपने अदालत को मुतमईन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे? कमर्शियलिस्ट को मैंने अपने कौन से दिए थे, सॉरी एडवोकेट को मैंने कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे अब ये नहीं, सर? मैं पूछ रहा हूं कि चूंकि आपका केस अदालत में चला गया, अदालत ने सबूत के बिना पे फैसला करना होता है, और आपने जज को मुतमईन करने के लिए कि मेरा हक बनता है, उसके सामने आपने क्या डॉक्यूमेंट पेश किए थे? सर उस वक्त मैंने जो डॉक्यूमेंट पेश किए थे तो पहली सजोर से लेके आखिरी तक मैंने फोटो कापियां दी थी। ये F24 की जितनी फोटो कापियां मैंने ये दी थी अपने एडवोकेट को, उसके बाद क्या कहते हैं F1 ये दी थी सारी सीधे। और ये लेटर जो था no bisogno attività camera di commercio 90309, ये लेटर दिया था और वकील का लेटर दिया था। उसके अलावा तकरीबन मेरे ख्याल में 2012 से लेके 2018 तक के जितने मेरे पास रेडितो थे मैंने सब की फोटोकॉपी उसको दी थी। यानी 2011 से लेके 2018 तक जितने रेडितो थे उन सब की मैंने फोटोकॉपी भी साथ में दी थी। उसमें उसने अदालत ने कहा जी कि जो मुझे मेरे वकील ने बताया कि तुम्हारा कसूर कम है, तुम्हारे कमर्शियलिस्ट ने उधर जाके अपने ऊपर कोई मसला नहीं लिया, तुम लोगों पे डाल दिया है। अब वो फोटोकॉपियां मेरे वकील के पास ही हैं, उस पे लिखा है जी तुम्हारे वकील को उन्होंने कस्तूर में बुलाया था भी तुम इन लोगों के कमर्शियलिस्ट हो, ये क्या मामला है। तो उसने उधर जाके अपने ऊपर कोई बात नहीं ली हम लोगों को। वो अब मैं इधर हूं, अगर मैं तो उधर सामने बैठा हूं तो मैं बताऊं भी ये तुम्हारी स्टैंप है, ये तुम्हें 200 यूरो मैं देता था, ये तुमसे रसीद लेके हर साल मैं अपना रेडितो बनवाता था। अगर झूठ था तो बताओ मुझे कहाँ। लेकिन उसने कुछ ऐसी उधर बात की कि हम लोग फंस गए हैं, वो बच गए। जी जी, मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़े हैं जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कमर्शियलिस्टा से आपके इनकम के बारे में पूछा है, तो उसने बताया है कि जी मेरे पास रिटर्न कोई सबूत नहीं है, जो मुझे ये कहता था, ये जुबानी कलामी कहता था, मैं उसको इंटर कर देता था सिस्टम में, और इसने मुझे कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं दिया कौन सी इसकी इनकम है, कौन सी इसकी एक्सपेंडिचर है, कौन से इसने इनके सामान खरीदा है, कौन सा सामान बेचा है।
को रिश्ते ने बताया कि इसके बारे में आपने उसे कोई डिटेल फराहम नहीं की है। जबरान भाई, आप एक बात बताएं, आप दो अदालत में भी कोई केस हो तो आप एक आदमी का मौकफ 6000 किलोमीटर दूर बैठ के सुन रहे हो और दूसरे को मौका भी ना मिले प्रूफ पूरे शो करने का, तो आप फैसला दे दें। और इटालियन इतने सीधे तो नहीं ना कि हमने जो कह दिया उन्होंने कर दिया। वही बात मैंने आपको बता रहा हूं कि वो सारा मलबा उसने हम मुझ पे डाल दी। जी जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इतनी दूर हूँ। डॉक्यूमेंट पढ़ा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये डॉक्यूमेंट में देखा है या पढ़ा है। मैंने ये नहीं कहा कि आपका मौकफ ठीक है या उसका मौकफ ठीक है। मैं सिर्फ अपने देखने वालों को बता रहा हूँ कि ये उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। बाज भाई कमेंट कर रहे हैं कि अपने मसाइल के बाज भाई कमेंट कर रहे हैं, अपने मसाइल बयान कर रहे हैं। इंशाल्लाह जबरान भाई इधर ही हैं, आने वाले दिनों में कल परसों हम प्रोग्राम बना के इस पे भी प्रोग्राम करते हैं। फिल वक्त हम शहजाद सलीम भाई का प्रोग्राम, उनका मसला लेके आए हुए हैं, तो कोई भाई माइंड ना करे कि हम उसका जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि ये प्रोग्राम शहजाद सलीम भाई का है। शहजाद भाई, आपके जो मौकफ है वो बड़ी आपने बेहतरीन तरीके से बयान किया। अब अदालत में भी सारा कुछ है, अब हम क्योंकि इस पे ज्यादा लफ्ज़शाही नहीं कर सकते, आप हमें हुक्म फरमाएं, हम जो इधर पाकिस्तानी हैं, हम आपकी क्या किस लिहाज से, कोई टेक्निकल, कोई तंजीमें हैं इधर, कोई पाकिस्तानी हैं, हम आपकी, या पाकिस्तानी मीडिया है जैसे हम लोग हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सर, मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं अपना वापस वहां पहुंच। आप कोशिश करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो एक कि मिसाल के तौर पे मेरी ही कहीं गलती है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जैसे हजारों आदमियों को रहम की अपील पे परमेश्वर दी सजोनो दी जाती है, इसी तरह अगर ये मेरा मैसेज अगर कोई इटालियन गवर्नमेंट या उनका कोई आदमी सुन रहा है, तो मैं इटालियन में भी कहने को तैयार हूँ कि पर favore aiutare mio, io sono rispetto di tutta la persona con stato di Italia, aiutare mio, che io sono adesso molto problema, perché io sono piccolina bambini in Pakistan, 3 figli senza lavoro, non c'è lavoro, tu lo sai che in Pakistan troppo problema, perché non è un paese di ricco, che gente molto tranquilla, sono che io rispetto, c'è qualcosa ho sbagliato io, aiuto mio che dai per me giorno कि दिन भाई हुई रिस्पेक्ट कोशिश करने कि चलो यार मेरे को कोई गलती हो गई है, या मैं क्योंकि ਹੁਣ अगर बहस किसी ने बहस भी करा ना उत्थे मैं किन्नी की बहस कर सकता, या तो मैं फेस होवां अपने बैग कढ़ लवां बाहर, कागज कढ़ना, लो जी ए 7 समुंदर दूर बैठ किन्नी बहस कर सकता, मैं बहस ही कर, कागज वकील नु दांगा, वकील कहंदे ने इन्ने इन्ने पैसे दवो, मैं किन्ने पैसे दे सकना, एक दूर बंदा बैठा। आज जी जी, एक और बात जो मैं सुन रहे हैं सर। शहजाद भाई जबरान भाई जज्बाती हो गए हैं थोड़े, जाहिर है बेचारे मसले मसाइल में हैं, बच्चे हैं, उनका साथ है छोटे छोटों का, तो जबरान भाई कोई मेहरबानी हो सकती है कि आप या कोई तंजीम एक रहम की पैक कर दें अदालत में, ये किसी। नदीम भाई मुझे एक सवाल पूछ लेने दें। छोटे छोटे बच्चे ने सर, ते मैं ते इन्हां बिल्कुल विला होके बैठा हां, छोटे छोटे बच्चे नहीं माशाल्लाह बहुत परेशान आ, कोई कोशिश कर। लेकिन जी जी, अपना सलीम भाई आप जबरान भाई के सवाल का जवाब दें, कानून के दायरे में रह के जो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं 6000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, लेकिन जब अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया तो क्या उस वक्त आप इटली में थे या पाकिस्तान में थे? सर मैं तो पाकिस्तान में मैंने टार किया है किसी वकील के थ्रू, मैं तो इटली में नहीं था, मैं तो पाकिस्तान में था। एक आदमी का मौकफ सुनने के बाद हुकूमत ने फैसला दे दिया, मुझे तो उन्होंने, मेरा तो वकील बता रहा है, अब वकील
नहीं, मैंने यहाँ से बैठ के किया है, किसी से बात की उसने। लेकिन जब आपने जो ना जमा करवाई थी और आप रिची कुतुब पाकिस्तान चले गए थे, जब आप एयरपोर्ट पे वापस आए हैं तो उन्होंने आपको फोलियो दिया भी नहीं दिया, बल्कि डायरेक्ट वहां से उसी फ्लाइट से डिपोर्ट कर दिया है। उसी फ्लाइट से सर मेरे पास पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई है, 20 को मैं पाकिस्तान से फ्लाई कर रहा हूँ और 21 को रात को मैं वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ। जी, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था ना कि उन्होंने जब कस्तूरा ने आपकी सोजोर्नो रिजेक्ट की है तो कस्तूरा ने आपको कोई इतला नहीं दी। सर आप मेरा पेपर अगर दोबारा देखें, मैं एक पेपर पे लिखा हुआ है रिजेक्ट डेट 2 मई, मैं पाकिस्तान से वापस आया हूँ 19 मई। जब मैं उधर गया हूँ पूरे वालों ने सारे उसी जहाज पे रात को मुझे बिठा दिया। ये जितना भी प्रोसेस हुआ है ये मेरा पाकिस्तान में बैठ के अदा का हुआ है और मुझे बस उन्होंने जवाब दे दिया है। अगर मैं वहां पाकिस्तान में होता कम से कम 1000 यूरो मैंने वकील को भी दिया कर के, किसी से 100 किसी से 200। नदीम भाई समझ आपको पता है, मैं अगर 1000 यूरो। शहजाद भाई एक और बात सुन लेना, मैंने जो आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं जिनके बारे में आप हवाला दे रहे हैं उन पे लिखा था कि फरवरी में कस्तूरे ने आपको रिजेक्ट का नोट्स दे दिया था कि हम पहले यानी कि हम आपके डॉक्यूमेंट से मुतमईन नहीं है, आप हमें मुतमईन करें वरना आपको आपका केस जो है वो बंद कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नोटिस उन्होंने फरवरी में जारी किया था। लेकिन मसला ये हुआ ना कि उन्होंने जो नोटिस जारी किया वो जारी बात है जो आपने एड्रेस दिया था उसी पे जारी किया होगा, वो आपको मिला नहीं होगा क्योंकि आप उस एड्रेस पे रह नहीं थे, रह नहीं रहे। तो शायद ये भी एक प्रॉब्लम होगी है कि वो जो नोट्स कस्तूरे ने आपको नहीं है। मैं ये हो सकता है कि शायद वो जो मैंने दिया था वो उसने मुझे लेटर ना दिया हो, शायद ये बात आपकी हो सकता है। ऑफिस से सही है, ऐसे ही होगा क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल ली थी, रहता तो मैं कहीं और। हाँ लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है ना कि इस जो हमें देख रहे हैं या जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्हें भी मालूम हो कि अगर कोई एड्रेस आप जमा कराते हैं कस्तूरे में या किसी दफ्तर में तो उसकी जो रिपोर्ट होती है या उसके बारे में जो इतला होती है वो आपको उसी एड्रेस पे आएगी और आपको उस एड्रेस से मिलनी चाहिए ताकि आप उसके बारे में कोई कर सकें, उसका एक्शन ले सकें। कस्तूरा ने आपको टाइम दिया था इसकी अपील करने के लिए या डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने के लिए, क्योंकि आपको वो लेटर नहीं मिला उन्होंने समझा कि आपने मस्ती कर दी है। नहीं तो शायद नहीं आप मैं आपको थोड़ा सा वाज़ह कर दूं। वो नहीं आप थोड़ा लेटर जो उन्होंने घर भेजा है उसका मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैंने आपको 10-15 मिनट पहले बताया था। उसमें हमारे एक व्यूवर है अदनान गजनफर भाई, वो भी यही कह रहे हैं कि कस्तूरा जो है वो डिटेल देने के लिए या अपनी वजाहत पेश करने के लिए 10 दिन देता है मौका। तो वो 10 दिन के अंदर अंदर मैंने अपील कर दी थी ना, अपने वही डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट कर दिए हैं। वो जो वकील था शहजाद सलीम भाई आप बार बार ना एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। आपसे जिस जगह पे आप हमारे भाई हैं, हम आपकी बिल्कुल मदद करना चाहते हैं। हम अदनान गजनफर साहब भी आ गए हैं, ये भी पाकिस्तानी कमर्शियलिस्ट हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम भी नहायत दुखी दिल से तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम सरकर्दा अफराद से कोई बंदा भी कोई एक पॉइंट बता सकता है, कोई इनके लिए मेल लिख सकता है, कोई इनके लिए कर सकता है।
हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, जो भी इनसे गलती हो गई है 18 साल के बाद ये जब पाकिस्तान के हैं, इनकी तो मतलब कोई उधर अभितात तो नहीं रह गए पाकिस्तान के, ये इनका कोई अभी अमीची नहीं रह गए, कुछ भी नहीं रह गया, बिजनेस नहीं रह गई, जवानी नहीं रह गई। तो हम तो अपील कर रहे हैं सब पाकिस्तानियों से कि कोई भाई जिस भी सतह पे इनकी कोई मदद कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन में। लेकिन शहजाद सलीम भाई, आपने एक तो आपसे जो मैं माजरत के साथ, एक तो आपसे काफी बड़ी बड़ी गलतियां हुई। सेकंड में आपने किसी, जब आप इधर रह रहे थे तो शायद आपके गिरदोदमा में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको आप कोई लेटर दिखाते या कोई बात पूछते या बात बताते। और इसके प्रोग्राम के अख्तिताम में हम ये भी बताएंगे कि ये एक भाई नहीं है मेरे शहजाद सलीम भाई, मेरे सामने बंदे डिपोर्ट हुए हैं, रोड पे चलते हुए पुलिस ले गई है, मेरे सामने बंदे डिपोर्ट हुए हैं। यानी उसने उस दिन आना था, हम उसके इंतजार में थे, हमारे गांव में उसने आना था, तो पता चला जिसका कंट्रैक्ट तो फाल्सो था, तो मालपेंसा से उसको कंट्रीब्यूटी पगा तो नहीं निकली, तो उसको डिपोर्ट कर दिया। तो ऐसे बेशुमार केसेस हैं। मेरे सामने एक मेरे दोस्त हैं, आज भी उनसे मुलाकात हुई है, उनका मैं नाम नहीं बता सकता। उन्होंने किसी बंदे के जरिए, किसी जगह उनका रेजिडेंस था, उनका एक छोटा सा जुर्म था, तो वो उसको लेके उन्होंने, अदालत उसको बुलाती रही। वो जुर्म ये था कि वो पैतंते की उनकी पुंतियां उड़ गई थी, वो दोबारा चला रहे थे। और उनको यही चक्कर था कि उनको पता ही नहीं था, क्योंकि उनका रेजिडेंस पे वो जो रेजिडेंस उन्होंने दिया हुआ था उधर लेटर मुसलसल गवर्नमेंट भेजती रही, वो नहीं पेश हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड है, वो फिर भी नहीं उनको पता चला। फिर हत्ता कि ये हुआ कि एक दिन उन्होंने कम्यूने, फिर बाद में गवर्नमेंट ने ढूंढ के उनको कम्यूने से जाके कहा कि जी आप अपना रीति रिवाज पतंते कर दिया। वो समझते रहे कि इतनी ही सी बात है, फिर उन्होंने दोबारा पतंते कर दिया। लेकिन इस दौरान एक और स्टोरी चल रही थी कि वो कंटिन्यू उधर ही लेटर आते जा रहे थे कि भाई तुमने ये जुर्म किया, ये जुर्म किया, और उसकी आगे वकील के जरिए पेश हो। वो साहब क्योंकि उनको पता नहीं था, वो पेश नहीं हुए, तो पिछले दिनों उनको गैर मौजूदगी में छोटी सी बात पे यानी कि 400-500 से जुर्माने से वो बात शुरू हुई और उनको 1 साल की सजा हो गई। अब जब 1 साल की सजा हो गई तो पुलिस ने दोबारा उनको चिरकारे किया और उनको ढूंढा वो अब किस जगह रह रहे हैं। फिर उनके घर में पुलिस पहुंची, तो खुशकिस्मती से 3 या 4 दिन उस सजा की अपील के खिलाफ रहते थे। फिर हमने भागदौड़ करके उस सजा के खिलाफ अपील की, और अब वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, फैमिली वाले बंदे हैं वो बहुत, यानी ये पुराने उनके जो बातें हैं ये 7-8 साल पुरानी है। अब उनके पास नया लाइसेंस है, मकान उनका खरीदा हुआ है, फारावर की सजोर है, बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन एक दिन को उनको ये भुगतना पड़ गया। तो तमाम देखने सुनने वालों से ये गुजारिश है कि अपने एड्रेस की बहुत ज्यादा केयर करें, ठीक है। जो मैं अब उनके साथ गया, जिन भाई को सजा हुई है, तो मैंने उससे कहा कि भाई इसकी किसी भी रजिस्ट्री पे इसके साइन नहीं कि मैंने रजिस्ट्री वसूल की है। उसने कहा कि मेरे लिए सफिशिएंट है कि मैंने रजिस्ट्री पोस्ट कर दी है, और पोस्टा इटालिया ने 14 से 21 giorno तक इसे इंतजार किया उस एड्रेस पे। उधर एक दोबारा पर्ची डाल के आए कि भाई आके लेके जाओ। अगर ये नहीं आया तो मेरे पास इसका सर्टिफिकेटेड एड्रेस है, ये इसका रेजिडेंस है। तो मेरे भाई छोटी छोटी गलतियां से अब डिजिटल दौर आता जा रहा है, तो बराए मेहरबानी ऐसी बिल्कुल गलतियां ना करें। और अपने शहजाद सलीम भाई के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। शहजाद सलीम भाई, अब आप ने जो अपील की है, मैं भी तमाम दोस्त अहबाब पाकिस्तानी से, जो पाकिस्तानी काफ में काम करते हैं, जो पाकिस्तानी इटालियन अच्छी बोल लेते हैं, जो मेल वगैरह कर लेते हैं, या जो कमर्शलिस्ट हैं, या जो पाकिस्तानी वकील हैं, तमाम पढ़ी लिखी पाकिस्तानी सोसाइटी से मेरी गुजारिश है कि इनकी गलती को छोड़ते हुए इनके लिए एक रहम की अपील है। किसी भी इदारे में, ये आप बेहतर जानते हैं, कोई क्या कहेंगे, यूएनओ का कोई इदारा हो या इटली की कोई अदालत हो, उससे कहा जाए कि ये बंदा अपनी कम तालीम की वजह से इस मामलात को समझ नहीं सका, बंदे के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ये बंदा तालीम याफ्ता नहीं, और इसकी कम तालीम होने की वजह से और इसकी जुबान की नावाकफियत की वजह से, कानून से नावाकफियत की वजह से ये तमाम मामलात हुए हैं। तो इस पे जी भाई एक और इनके बात चल रही है, या कम से कम कमेंट्स में मुझे ऐसा तासर मिला है कि कई लोग जो है वो प्रतिक्रिया सिर्फ इसलिए कि
ओपन करवाती हैं कि वो सोजोर्नो रिन्यू करवा सके। जी जी, हाँ जी, तो ये जिब्रान भाई, ये बहुत बुरी बात है। बुरी बात इसलिए है कि जो तो है कमर्शियलिस्ट सही, जो सही प्रॉपर कमर्शियलिस्ट है, जो कमर्शियलिस्ट का काम करते हैं। मेरे जी पास काफी दोस्त अहबाब आए, उन्होंने ये सलीम शहजाद भाई वाले प्रतीते की बात की। मैंने जब उन को लेके गया साथ, तो मैंने 2-3 कमर्शियलिस्टों से बात की कि जनाब ये ऐसे, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता। मैंने कहा जी ये होता है, वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल होता है, लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन आखिर में ये ऐसे लोगों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं और उस कमर्शियलिस्ट के लिए भी परेशानी होती है। तो हम तो शायद परेशानी चाहते हैं। शायद फिर यही मसला होगा कि कमर्शियलिस्टा ने अपने ऊपर वो यानी कि उसका जिम्मेदारी नहीं ली और जिम्मेदारी इन पे डाल दी है कि मैंने शायद इनको बताया था और इन्होंने टैक्स पे नहीं किया। शायद यही जी बात जी, हो सकती है। ये जो बाद में इनके कमर्शियलिस्टा ने जो बयान जमा कराया है वो यही है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक मुझे है, ये समझ आ रही है कि यही बात है। ये एक एक कहना नहीं चाहिए हमारे, लेकिन क्योंकि ये देख ले आप कितना सास मामला है। जो भाई अपने हमारे शहजाद सलीम भाई कितने परेशान हो गए और उनकी वजह से हम कम्युनिटी भी परेशान हो गए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज जो पाकिस्तानी कॉफ के लाइसेंस जिन्होंने लिए हुए हैं, या जिनके पास कॉफ के लाइसेंस भी नहीं है और वो आगे से किसी से काम करवा के देते हैं, उन्होंने ये एक कारोबार बना लिया है। ठीक है, वो 600-700 रुपया लेते हैं ऐसा प्रतीतवा खोलने के, फिर वो कमर्शियल में रजिस्टर्ड नहीं होता, फिर लोगों को खूबसूरत ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जिसकी इम्स नहीं है। मैंने काफी कमर्शियलिस्ट से बात की है, इटालियन से। अगर मुझे नहीं पता अदनान गजनफर भाई हमें सुन रहे हैं या नहीं। अगर अदनान गजनफर भाई हमें सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप कमेंट में बता दें कि आया वाकई कोई ऐसा होता है कि जिसकी इम्स नहीं होती। ऐसा कोई भी चीज नहीं कि जिसकी इम्स ना हो। इम्स बुनियादी तौर पे आप सब अदनान भाई हैं या जबरान भाई हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ज्यादा है, इनको ज्यादा समझ है। इम्स बुनियादी तौर पे ये होता है कि एक किस्म के जो रियासत आपकी जिम्मेदारी लेती है, उस जिम्मेदारी का जो दूसरा हिस्सा होता है जो आप पे लागू होता है, उसको इम्स कहते हैं। अच्छे बुरे वक्त सब पे आते रहते हैं, प्रदेश में कभी काम होता है कभी नहीं होता। तो जब भी आप जाते हैं कस्तूरे में, तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई इम्स, इसकी ये तुम्हारे इतने बच्चे, इतनी इम्स क्लियर है तो लेके आओ। तो ये एक थोड़ा सा पेचीदा सा केस है, इसमें हमारे शहजाद सलीम भाई की गलती नहीं है, लाइलमी है, और कुछ उन लोगों की गलती है जो जैसे इनका इटालियन कमर्शियलिस्टा था, जो कि ऐसे लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, कहते भाई जाओ तुम ये 1400 जमा करा दो, 1200 जमा करा दो। वो स्टेट के साथ फुर्बो करते हैं, और जब मौका आता है, वक्त आता है, वो कहते हैं कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन उसकी इम्स पगारें नहीं हुई होती। तो इस वजह से ये सारी जितने भी, ये तीसरा केस है मेरी नजरों के सामने। 2 बंदे मेरे सामने डिपोर्ट हुए हैं और ये भाई भी मुझे पता चला डिपोर्ट हुए हैं। तीनों का जो ऑब्जेक्शन ये लगी है कि वो इम्स उनकी पगार नहीं थी। और अच्छा इसमें एक छोटी सी बात और मैं कर दूं, एक जी केस मेरे नजर से ऐसा भी गुजरा है कि जबरान भाई, उस बंदे की चिंतों पर चिंतों इम्स पगातो थी। मतलब उसने उसको भी इन भाई की तरह, सलीम भाई की तरह आ गया लेटर। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे साथ चलें जरा, मैं उनके साथ चला गया। अच्छा, मेरी बात सुने। मैं इस दौरान जो है वो अदनान भाई से अपील करूंगा कि वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लें, तो ताकि अगर वो उनके पास, अगर वो मौजूद हैं तो उनको ले ले तो बड़ा अच्छी बात है। जी जी, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लें, ताकि अगर वो सलीम भाई के मशवरे के केस के बारे में कुछ मालूमात रखते हैं या इस सूरत में क्या करना चाहिए, इसके बारे कुछ आप इसके उनको बारे में लिंक कुछ कहना भेजेंगे चाहें। तो वो ज्वाइन, लिंक भेजे ना उनको। जी जी, मैंने कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया लिंक, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो हमें ज्वाइन कर लें। या मैं फिर प्रोग्राम से आउट होकर तो उनको लिंक भेज देता हूँ व्हाट्सएप। नहीं, मैंने उन्हें लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे दिया। तो अच्छा, आप अपनी बात जारी रखें, इतनी देर में वो हमें जी ज्वाइन जी, कर। वो जबरान भाई बड़ी हैरत की बात थी। तो वो उसके पास जैसे अपना शहजाद सलीम भाई के पास सारे पगातो हैं, वो
तो वो उनके पास पूछते थे, उन्होंने बूझते पगातो थे और उनके पास जो इम्स की रसीदें थी, तो मैं उनके पास गया तो मैंने उन्हें कहा जाके, भाई ये आपने इस बंदे को क्या कह रहे हैं, इसके पास तो हर चीज मौजूद है। उसने कहा जी हाँ जी, इसके पास सब कुछ चीजें मौजूद हैं, इसने इम्स भी पगारे की हुई है, लेकिन एक मसला है। मैंने कहा जी क्या मसला है? उन्होंने कहा जी ये सब कुछ फालसो है। मैंने कहा जी किस किस सेंस में? उन्होंने कहा जी इसकी इम्स पगातो है, गवर्नमेंट के खजाने में जमा है, लेकिन मसला ये है कि ये जिस बंदे से इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया पाकिस्तानी से, वो बंदा पाकिस्तानी फालसो था, उसने 100 कॉन्ट्रैक्ट बेचा हुआ है और सबकी वो इम्स भी दे रहा है। लेकिन 100 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि 1000 यूरो भी हो तो 1 लाख यूरो महाना वो तनख्वाहें दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी जो फर्म है वो जिस तरह करती है, बिल्कुल उसकी इम पगातो है, वो दुर्क भी पगातो है, सब कुछ क्लियर है। तो मैंने कहा जी मसला फिर क्या? उन्होंने कहा जी मसला ये है कि ये उना दीता दे स्कातुला, उना दीता दे फिनता है, इसका कहीं पे भी कोई बैंक अकाउंट नहीं, इसकी कोई इन आउट नहीं, कि ये 1 लाख यूरो महाना बंदों को तनख्वाह दे रहा है तो इसको आमदन किधर से हो रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इटालिया डॉक्यूमेंट के मामले में बहुत ज्यादा हसास है और इस पे बड़ी कड़ी गिरफ्त रखती है। तो तमाम दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि माशाल्लाह जबरान भाई वो आगे है अपना, अदनान आगे भाई। फिर मैं जो है ना जी, ये अस्सलाम आगे से वालेकुम। बैनर हटाता हूँ, तो फिर उनका चेहरा भी नजर आ जाएगा। आप ऐसे करें, मुझे डोन, आप ऐसे करें ना, मेरी विंडो डाउन कर दे जबरान भाई को ऊपर। नहीं नहीं नहीं, मैं जो है ना ऐसे हटा देता हूँ जी। वाह जी वाह, सही हो गया। जी अदनान भाई अदनान बड़ा प्यारा भाई, कुर्ता पहना हुआ है आपने। तमाम अहबाब, अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब मेरी तरफों। वालेकुम सलाम जी। अदनान भाई अदनान भाई आपने बहुत प्यारा कुर्ता पहना हुआ है। आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जनाब, वो जो बात आप कह रहे थे इम्स की, ऐसे होता है कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं इटली में जिस पे आप इम्स ओब्लिगाटोरियो नहीं, जो भी आप बिजनेस करते हैं उस पे आपने लाजमी इम्स की जो कंट्रीब्यूटी होती है वो आपने लाजमी जमा करवानी होती हैं। कुछ ऐसे कारोबार होते हैं जैसे एक आर्टिजान होता है या एक कमर्चांते होता है, उसकी आपने 3 माह बाद आपने उसकी कंट्रीब्यूटी जमा करवानी होती है। अदरवाइज कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे आप एक प्रोफेशनिस्टा होते हैं तो उसका gestione separata में इंदराज होती है उसकी फर्म, और सालाना 1 साल बाद जब आप उन्हीं को बनवाते हैं तो फिर आप कंट्रीब्यूटी जमा करवाते हैं। तो जब आप लोग परमेसो दी सोजोर्नो अप्लाई करते हैं क्वेस्टूरा में, तो क्वेस्टूरा वेरिफिकेशन करता है कि आपने ये कंट्रीब्यूटी पे की या नहीं की। इसके बेस पे वो अपना फैसला लेते हैं कि इस बंदे को परमेसो दी सोजोर्नो दी जाए या ना दी जाए। और जो एक बाप partita IVA ओपन करते हैं जिसपे वो कहते हैं मैं भाई मेरा partita IVA ओपन कर दो, मैंने परमेसो दी सोजोर्नो लेनी है। मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि ये 2 नंबर काम होता है, ये फ्रॉड करते हो आप गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि आप लोग कुछ काम तो नहीं करते और आप एक फाल्सो फतूरे बनवाकर, बिलांचो फाल्सो बनवाकर क्वेस्टूर में पेश करते हो जिस पे आप लोग टैक्स नहीं पे करते। तो इसलिए ये जो फेक partita IVA होता है ये आपके लिए मसला बन जाता है। जी बड़े अच्छे तरीके से अदनान भाई ने बात की। जी जी, यही बात मैं क्लियर करना चाह रहा था कि शहजाद सलीम भाई ने सिर्फ डॉक्यूमेंट रिन्यू करने के लिए partita भी नहीं खुलवाया हुआ था, ये काफी सालों से इस पे काम कर रहे थे। लेकिन शायद इन्हें इनका मसला ये था कि इनका जो कंसुलेंटे फिस्कारे था या इनका जो कमर्शियलिस्टा था उसने शायद इन्हें कुछ गलत गाइड किया हुआ था, तो इस वजह से शायद इनका मसला हुआ है। तो शहजाद भाई आप कंफर्म कर सकते हैं मेरी बात को? देखें जबरान भाई, मसला ये होता है कि जो कमर्शियलिस्टा होता है आपका या जो कंसुलेंटे होता है उसकी, देखें मुझे ये जो हमारे भाई हैं शहजाद भाई, इनका मुझे केस का तो नहीं पता, मैं वैसे आपको एक जनरल बात बताना चाहता हूँ। जो कमर्शियलिस्टा है उसकी एक सालाना फीस होती है, फर्ज करें उसकी फीस 1000 है, 2000 यूरो है। अगर आप उसकी फीस नहीं ना पे करते
तो वो आपको कभी भी F24 नहीं सेंड करेगा। अगर आप उसकी फीस नहीं पे करते तो आपको कभी ऊनिको नहीं बना के देगा। जो कमर्शियलिस्टा और क्लाइंट की एक रिलेशन होती है वो एक प्रोफेशनल रिलेशन होती है, ये समझिए एक रिश्ता आपका बन जाता है उसके साथ। अगर आप उस रिश्ते को अच्छी तरह से नहीं निभाते तो फिर जो कमर्शियलिस्टा होता है वो फिर थोड़ी आकर दिखाता है कि मैं भाई आपका काम नहीं करूंगा। सही है। ये भी केस, कितने केस होते हैं कि हमारे लोग जो पाकिस्तानी लोग होते हैं वो कमर्शियलिस्टा को पैसे नहीं देते, फिर देखें कमर्शियलिस्टा फ्री का काम तो नहीं करता, फिर ये होता है कि कमर्शियलिस्टा जो उनका क्लाइंट होगा उसका काम करते हैं। जी जी जी, ऐसे ही है अदनान भाई। चले जो भी मतलब कह ले हो गया। अब हमारे प्यारे भाई शहजाद सलीम के लिए कोई रास्ता कोई रह गया है, कोई ऐसा कोई रहम की अपील में है, ये कोई इनके साथ हो जाए, बेचारों के 3-4 बच्चे हैं। ये बड़े प्यारे भाई हैं, प्यारे भाई इसलिए कि ये बेज़रर से इंसान है, इनमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, पर्सनली तौर पे मैं इनको जानता हूँ। लेकिन ये भी बात साथ साथ है कि ये कम इल्म है, इनको इल्म नहीं या क्लेवरनेस नहीं या वो इनकी कोई गैदरिंग ऐसी नहीं थी कि जो इनको बेहतर मशवरा दे सकती। ये होता है, ये असल में अदनान भाई कि ये जो हमारे देहात के रहने वाले लोग होते हैं ये खुद ही कमर्शियलिस्ट बन जाते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही सब कुछ बन जाते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो फलाने ने भी लब गई है, फलाने ने भी लब गई है, असी क्यों देना है किसी ने पैसे, असी आप से आने हैं। वो अब वो बंदे तो अब नहीं है इनके साथ। तो इनकी कोई भी सलीम भाई आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि जो अपना अदनान गजनफर भाई हैं ये माशाल्लाह बाकायदा कमर्शियलिस्ट है और सही है, वो काफ वाले कमर्शियलिस्ट नहीं है, इनके पास कमर्शियलिस्ट की डिग्री है। तो मेहरबानी फरमाए सब भाई जो और सुन रहे हैं वो भी, जैसे अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे अदनान गजनफर भाई को कि इन्होंने ये बात सुनी और ये अपने पाकिस्तानी भाई की मदद के लिए आ गए। तो तमाम लोगों से अपील है, अपना भाई समझ के, सलीम भाई के बच्चों को अपना भांजे भतीजे समझ के कोई ना कोई बराए मेहरबानी इनका हल निकालें। ये बंदे से एक दफा गलती हो गई है तो ये आके सारी अपनी रातें भी कराने को तैयार है, हर काम कर। कोई एक दफा इन भाई को, सलीम भाई को माफी हो जाए डाली गवर्नमेंट की तरफ से। जी अदनान भाई, आपको कोई मशवरा देना चाहिए? नदीम भाई, ये जो केस, जी जी, ये जिस तरह का केस है, ये जो हमारे भाई सलीम भाई हैं, ये सोल्यूशन एक ही हो सकता है कि आप किसी वकील के थ्रू, जैसे ये बता रहे थे, वकील के थ्रू रिकोर्सो होती है, रिकोर्सो तार में होगी, ये जो एक लोकल बेस पे जो एक ट्रिब्यूनल होती है तारा एडमिनिस्ट्रेटिव उसको कहते हैं, वहाँ पे केस करेंगे। जो इनके पास एविडेंस है, जो इनके पास प्रूफ हैं, वो अपने ये जो इनका लॉयर होगा, जो वकील होगा, वो उसके थ्रू अदालत में पेश किए जाएंगे। ये जो लास्ट फैसला होता है ये ट्रिब्यूनल का ही होता है। मैं या आप या कोई और दोस्त, हम लोग यही कर सकते हैं कि अगर कोई अच्छा किसी को, अगर कोई अच्छा वकील आप जानते हैं तो इनको रेकमेंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन यही है कि तार के थ्रू ये भाई रिकोर्सो करें कुस्तूरे के खिलाफ। वो ये तार भी हार चुके हैं, तार करके वो केस भी हार चुके हैं। देखें, तार में दो या तो इनकी सुजोर्न वापस आ जाएगी या वो जो कुस्तूरे का फैसला होगा उसको कंफर्म कर देंगे। शहजाद भाई, आपने तार अप्लाई की थी? सर मैंने जो तार थी वो अप्लाई की थी 21 जुलाई को, तो तकरीबन 8 अक्टूबर को अदालत ने फैसला दे दिया था मेरा। 10 अक्टूबर को, 8 के 10 अक्टूबर को उन्होंने मेरा प्रातिका रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मुझे वकील जी आप रोम सुप्रीम कोर्ट में 1400 और दें। नहीं, उन्होंने रिजेक्ट करने का रीजन क्या बताया था? और भी यही बताया था उसने, जो मुझे तस्वीरें भेजी थी उसने, मैं वही आपको बता रहा हूँ। रिजेक्ट की भी रीजन उसने यही बताई थी कि तुम्हारे अंदर कोई मामला नहीं, ये तुमने कमर्शियलिस्ट ने जब मिसगाइड किया है, यही कि उसने ये साफ साफ ये गलत है, मैं ठीक हूँ। लेकिन एक बात तकरीबन मैं नहीं कहता, मैं अगर इतना गलत होता तो 2-3 से जो ने 7 साल से ले ही रहा था ना। एक कस्तूरा गलती कर सकता है, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कस्तूरे तो गलती नहीं कर सकते।
लेकिन उन्होंने जाके जो कस्तूरादी में मोन्जे में मेरे कमर्शियलिस्ट को जो बुलाया गया उन कस्तूरे वालों ने, तो उधर जाके उसने साइन किए और यही कहा है जो आपने कहा कि जी मुझे ही तो इन्होंने कागज ही नहीं सही दिए, यानी सारा मलबा उसने हम पे डाल दिया। लेकिन एक कानूनी तौर पे एक इंसान, अगर मैं उधर होता तो शायद और होती, मैं अपनी इसकी पैरवी तरीके से करता, या मेरे एडवोकेट ने वो सही तरह पैरवी नहीं कर सका। उसने तो एक ही ऑप्शन रखा था कि उसने मुझे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा पहले नंबर पे कि इसको बगैर काम की सजोर दे, क्योंकि 18 साल में आज तक इसने बगैर काम की सजोर नहीं ली, इसको एक सजोर बगैर काम की दे दे तो जी कॉन्ट्रैक्ट फाल्सो भी हो तो एक आदमी बगैर काम के एक सजोर ले सकता है। लेकिन वो भी उन्होंने माना। उसके बाद फिर मुझे वकील ने कहा था जी कि मैं यही कर सकता हूँ कि तुम्हारा मिलान में रह केस दायर कर दूं, क्योंकि तुम रोम क्या तो मुझे तो 1400 लगता है, तो अगर है तो फिर वो क्या वास्ते उसने रहम की। मुझे तो तमाम भाई बैठे में कुछ समझ नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलरेडी थक चुका हूँ, तो थक गया हूँ, तो अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह ही वारिस है जनाब, उनसे कुछ समझ नहीं आ रही कि पैसा भी कोल कोई नहीं, अल्लाह ही वारिस है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही की करा, किन्ने को फोन करा, वकीलों भी फोन करा तो पैसे मंगते ने, इन्ने दे दो या इन्ने दे दो, अगों पैसे हथों ते मैं अपील नहीं कर सके। ते हुण ओह रहम दी की फैसला हुंदा, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਸ ਖਾਈਨ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ जबरान भाई, अदनान भाई, इनकी जो अपील है रहम की, उसमें कोई डॉक्यूमेंट जोड़ना में तो हो सकते हैं। नहीं, लेकिन बात यह है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है, इटली में तो मौजूद ही नहीं है। अगर तो इटली में मौजूद हो तो फिर तो डॉक्यूमेंट का मसला और होता है, लेकिन इनका मसला ये है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है और इन्हें तो री एंट्री का वीजा चाहिए। अब तो ये सिर्फ इनसे जो जोर्नो थी और इनसे जो रिचबूता था इनके पास, वो एयरपोर्ट पुलिस ने या बॉर्डर पुलिस ने वो ले लिया हुआ इनसे जी। लेकिन अब जो इन्होंने उसके फैसले के खिलाफ तार की थी वो भी ये हार चुके हैं। अब रहम की अपील है, तो रहम की अपील में ये मुझे ऑफलाइन बता रहे थे कि जैसे आप लोग हमदर्दी से मेरी बात सुन रहे हो, मेरे इससे बड़ी हौसला अफजाई हो रही है। तो इटालियन भी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो मेरा एक ये गुजारिश थी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं उनसे कि अगर ये इसकी जो सलीम भाई की रहम की अपील चल रही है उसमें इनकी तरफ से एक सबमिट बात कर दी जाए कि सर मैं अपना कोई भी कानूनी पहलू नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ एक रहम की अपील कर रहा हूँ कि मैंने 18-20 साल इधर गुजारे हैं, अब मेरा फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे से जो भी जुर्म हुआ है वह कम इल्मी की वजह से हुई है, तो मुझ पर रहम किया जाए। ये अगर उनकी जो रहम जो अब अपील चल रही है उसमें आया कि कानूनी तौर पे ये पेपर ये दरख्वास्त सबमिट हो सकती है किसी तरीके, वो तो बता रहे हैं ना कि वो तो हो सकती है ना। यानी रैम की अपील में अब रैम की अपील का इंतजार ही हो सकता है। नहीं, इनके रैम की अपील का बता रहे थे कि ये इनके वकील ने की हुई है। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो रैम की अपील की हुई है वो वकील ने की हुई है, इनकी तरफ से की हुई है, लेकिन उसमें आया कोई और एक पेपर जोड़नामेंट तो उसमें डाल सकते हैं, उसमें कम्युनिकेशन में या किसी तरीके से उसमें एक पेपर ऐड कर सकते हैं जिसमें ये दोनों हाथ उठा दे के कि मेरी ही सारी गलती है, लेकिन मेरी जुर्म की वजह से गलती नहीं है, मेरी ला इल्मी की वजह से गलती है, तो आप मुझे बराए मेहरबानी एक दफा इंसानी बुनियादों पर एंट्री की इजाजत दे तो मैं आके उधर अपने मामला दुरुस्त करना चाहता हूँ। आया ये पेपर सबमिट हो सकता है? नदीम भाई, जो मैं जानता हूँ या जो मेरी सूरत है, मेरा नॉलेज है, किसी भी केस में सिर्फ जो फ्रीकैन होते हैं उन्हें कि वो ही पेपर जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इनकी जगह ये इनकी तरफ से ही होगी ना, ये ही लिखेंगे।
यही लिखेंगे तो अपने जी। वकील के थ्रू ही जमा करवाएंगे ना, सही। किसी और के थ्रू तो नहीं करवा सकते। फिर आप हम इनकी इतनी मदद तो कर सकते हैं कि ये बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद वकील का नंबर दे दे, तो हम वकील से बात करें कि यार इनकी कोई मेहरबानी कर, इतना हम कर सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि हम उनके वकील से बात कर सकते हैं, उनके वकील को जो सूरत हाल है उससे समझ के उससे मशवरा कर सकते हैं कि यार ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये मुमकिन है। लेकिन इनके वकील के अलावा और कोई बंदा इनके केस को ये नदीम भाई आपकी बात जी। हाँ ये बात सही है नदीम भाई आपकी, बहुत अच्छी कि मैं आपको बाद अपने वकील का हूँ। हो सकता है चीजें या कई मालूमात जो डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका, वो आपने उर्दू समझते हैं, पंजाबी भी, आप मेरी बात काफी हद तक समझ चुके हैं और उसको काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार इसका ये मामला, इसका अगर ऐसे कर दो तो शायद इसका मामला हल हो जाए। ये अदनान गजनफर भाई, जो बात जबरान भाई ने की, आपके ख्याल में भी ऐसी बात ही है? जी देखें, मैं या आप या कोई और हमारा पाकिस्तानी दोस्त, उनके हाथ में कुछ ऐसी पावर नहीं कि हम कुछ कर सकें। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर सलीम भाई अपने ये जो इनका वकील होगा, इनका नंबर हमें सेंड कर देते हैं, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि वकील से बात करें, तो ये जो इनका मसला है इसको समझने की कोशिश करें। तो अगर वकील कोई सोल्यूशन हमको बोलता है कि ये काम हो सकता है या फिर एक रिकोर्स हो सकती है, फर्ज करें वो एक रिकोर्स होती है कोर्ट या पहलों में हो सकती है, कस्सासियोने में रिकोर्स हो सकती है, अगर कुछ ऐसा सोल्यूशन वो हमें बताता है तो फिर ये रिकोर्स हो सकती है। अदरवाइज मैं या कोई और दोस्त कुछ खास काम नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि इनके वकील के साथ बातचीत कर सकते हैं, कुछ मसला समझाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ अच्छे लफाजों में ये समझा सकते हैं कि इनकी मजबूरी है, इनके बेटे बेटियां या इनकी जो फैमिली है, कोई इनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तो प्लीज़ कुछ ऐसा हमें सोल्यूशन बताएं कि हमारे भाई की मदद हो सके। हम लोग इस तरह की अपील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अदनान भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम सिर्फ यही कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हम एक और बात कर सकते हैं, वो अदनान भाई करेंगे कि जो लोग फेक भर्ती तैयबा खुलवाते हैं उन्हें कोई एडवाइस कर दें कि उन्हें क्या करना चाहिए या उन्हें ऐसे करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल का एक सिचुएशन मेरे साथ पेश आया। हमारा पाकिस्तानी क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट है पाकिस्तानी, उसने एक शवारमा ओपन किया है, डोनर जिसको कहते हैं, डोनर कबाब जिसको कहते हैं। वो हमारे भाई 1 साल हो गया उनको इटली आए, तो वो कहते हैं मैं एक पाकिस्तानी से मैंने काम करवाया अपने डोनर का, उसने मुझसे 700 यूरो एडवांस फीस ली। तो मैं कल उनके पास गया था, वो काफ़ी परेशान थे, कह रहे थे हमारी फर्म का कोई कागज़ अपोस्तो नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं कि हमारी फर्म ओपन हुई है, या इम्स में या कुछ ऐसे Camera di Commercio में E9 में हमारी फर्म इंदराज हुई है। तो मैं यही कहता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई ये आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, भाई कोई ऐसा गलत काम ना करें कि जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा मसला आपके साथ पेश आए। जैसे कि ये जो फेक प्रतीत युवा होते हैं, ये इनसे दूर रहें। अगर आप कोई रियल बिजनेस करना चाहते हैं, अब अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आप प्रतीत युवा ओपन करें, उसके साथ आप फतूरे बनाएं, आप बिलांचो बनाते हैं, आप रेडी तो बनाते हैं, उसके बेस पे आपको डॉक्यूमेंट जरूर मिलेंगे। अगर आप एक प्रतीता युवा ओपन करते हो और काम भी नहीं करते, आपको कोई आपके पास कोई होनर नहीं है, ओनर नहीं है, आपके पास कोई तजर्बा नहीं से काम का, तो फिर इस प्रतीत से प्लीज़ आप दूर रहें। ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। और ये देखें, जो हमारे सलीम भाई के साथ ये जो मसला पेश आया, में भी इस तरह का केस आपके साथ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अगर प्लीज़ प्रतीत ओपन करवाते हैं या आपने कोई फर्म बनवानी होती है, तो प्लीज़ ये जो हमारे पाकिस्तानी कमर्शियलिस्ता बने हैं, ये या जो हमारे पाकिस्तानी वकील बने हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहें।
आप बेशक 200, 300, 400 यूरो फीस ज़्यादा दे लें, बहरहाल एक प्रोफेशनल बंदे से रब्ता करें, प्रॉपर जो एक प्रोफेशनिस्टा होता है या जो एक कमर्शलिस्टा है जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके। हमारे पाकिस्तानी भाई जो होते हैं उनकी ये एक ही लालच होती है, भाई मुझे पैसे दे दो मैं आपका काम करवा दूंगा। वो खुद उन्होंने काफ या पत्रोनातो का ऑफिस बनाया होता है, तो किसी कमर्शलिस्टा से वो काम करवाते हैं, वो आपका काम आधे में रह जाता है। देखिए ये जिस भाई की मैंने आपको मिसाल दी, उनकी फर्म किसी महकमे में इंदराज ही नहीं हुई, उन्होंने कभी टैक्स ही नहीं पे किया। क्यों नहीं पे किया? क्योंकि उनकी फर्म इंदराज ही नहीं हुई। अगर वो कुस्तूरे में जाते हैं, कुस्तूरा उनके साथ मसला खड़ा करे, तो इसमें किसकी गलती है? ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई जिन्होंने काम करवाया उनकी गलती है। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप एक प्रोफेशनल बंदे से रब्ता किया करें। ये जो आज के हमारे पाकिस्तानी कमर्शलिस्टा बने हैं ब्रेशिया में या किसी और शहर में, तो इनसे दूर रहें। बेशक 200-300-400 यूरो आप इसको ज़्यादा स्पेंड कर लें, बहरहाल एक अच्छे प्रोफेशनल बंदे से प्लीज़ उसकी सर्विस का फ़ायदा उठाएं। अदनान भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो देसी हकीम बने हुए हैं ये ना डॉक्टर है ना हकीम है, ये इनसे दूर रहे। आप भी पाकिस्तानी है, आपने पढ़ के कमर्शलिस्टा बने हैं, इसकी और वैल्यू है। बात यह है कि ये जो हादसे से और जिस तरह पंजाबी चैनल बने हैं, देखें ये मैं एक पंजाबी च मतलब एक मैसेज देना चाहना, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਰਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਸਤੂਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਫੈਕਟੂਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਫਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਟੜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਨਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, एक तो मसला है बनेगा कि उसको कहते हैं फाल्सो इनातो, उसको कहते हैं फाल्सो इनातो पुब्लिको, फाल्सो इनातो पुब्लिको। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट को फ्रॉड करने की कोशिश की है। देखें जब आप एक फेक इनवॉइस बनाते हैं जिसको फतूरा फालसा कहते हैं, आप एक जुर्म करते हो। आप इस काम के लिए बनाते हैं जो काम आपने किया नहीं। उस फेक इनवॉइस की बेस पे आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाते हैं, किसी कमर्शलिस्टा को 200-300-400 यूरो देकर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो कमर्शलिस्टा अपनी स्टैंप लगाता है। आप इस स्टेटमेंट को कुछ में लेकर जाते हैं। ये प्रतीता भी फेक होता है, ये इनवॉइस भी फेक होते हैं, ये जो स्टेटमेंट होती है ये फेक होती है। बेशक उसने अपनी स्टैंप लगाई है, बहरहाल जिस काम के लिए उसने इनवॉइस बनाया वो फेक काम है, वो एक गलत काम है, क्योंकि वो काम आप नहीं कर रहे। अगर आप एक फर्म बनाते हैं, कहते हैं मैं एक पेंटर हूँ, मैं घर का जो रंग का काम करता हूँ या मैं किसी सफाई का काम करता हूँ, अगर आप वो काम करते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर आप कहते हैं भाई मैं सफाई की फर्म बना लेता हूँ, तो मैं उस पर जो फेक इनवॉइस बनाता हूँ, तो अगर कस्तूरा चाहे तो वो कंट्रोल कर सकता है कि आपका जो क्लिएंट है जिसके नाम पे आपने फतूरा बनाया, अगर वो उनको कॉल करें, उनसे पूछे भाई आपके नाम का फतूरा कस्तूरे में आया है, क्या इस भाई ने आपके घर सफाई का काम किया? देखिए हमारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं देखिए मैं 3-4 दिन हो गए, मैं कसम से आपको बोलता हूँ, जिनको 30-40 कॉलें आती हैं मुझे, एक ही उनका सवाल होता है, भाई मेरा प्रतीता है वो ओपन कर दो, मेरे पास 0 की सजोरनो है, मेरे पास 2 साल की सजोरनो है, मैंने रिन्यू करवानी है या मैंने अपनी फैमिली अप्लाई करनी है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखें ये मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है प्रतीता वो ओपन करना, एक फर्म बनानी। इसमें हमारी जो फीस होती है 300-400-500 यूरो जितनी फीस होती है मैं ले सकता हूँ, बरा मैं उनको यही एडवाइस देता हूँ भाई ये 2 नंबर काम है, ये मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आपको भी मसला हो जाएगा और मेरे को भी मसला हो जाएगा। तो वो कहते नहीं मैंने सुना एक पाकिस्तानी भाई करवा के देता है या फलां कमर्शलिस्टा करता है, मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप प्लीज उनके पास चले जाएं, मैं ऐसे काम नहीं करता।
सही ये है। माशाल्लाह प्रोग्राम एक बहुत अच्छी मालूमाती शक्ल अख्तियार कर गया। इस हिसाब से कि अदनान गजनफर भाई आए, उनके आने से उन्होंने जो उनकी पेशा वराना बात थी वो उसमें ऐड की। इसकी वजह से तमाम जो दोस्त हैं, ये तमाम बातें हम कोविड के दौरान अदनान भाई और मैं पहले भी फेसबुक पे कर चुके हैं कि ऐसे काम ना किए जाएं, लेकिन अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी हो। ये शहजाद सलीम भाई के केस में इनका जो कमर्शलिस्ट है वो इटालियन, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही कौम, यानी ये ऐसे बंदे मौजूद हैं जो अपने पैसे के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे मीडिया में भी बंदे हैं कि जो मिसगाइड लोगों को करते हैं कि ये ना बिल अदा करें, वो ना करें, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई 100 बातों की एक ही बात है कि आप जब भी कोई भी काम प्रोफेशनल कराने की कोशिश करें तो किसी प्रोफेशनल बंदे से ही करें। जो सब एजेंट और आगे एजेंट और आगे एजेंट और मेरा वाकफ है, वो सारे काम बिलाखिर खराब ही होते हैं। तो मैं आप तमाम हजरात का बहुत ही मशहूर हूँ, जिन्होंने बिलखसूस अदनान गजनफर भाई का, कि जिन्होंने सिर्फ एक अपनी नेकी के जज्बे के तहत फौरी तौर पे हमें ज्वाइन किया। अल्लाह ताला अदनान गजनफर भाई की इस नेकी को कबूल फरमाए। और जबरान भाई ने, मैंने भी, और अदनान गजनफर भाई ने भी ये बताने की कोशिश की है कि ये ऐसे इकदाम जब हम करते हैं तो उसका फिर बिलाखिर कोई बड़ा खतरनाक नतीजा निकल आता है। तो 21वीं सदी है, 2020 है, इस दौरान भी अगर हमने कोई ऐसी गलतियां करनी है तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। तो शहजाद सलीम भाई की हम ये मदद जो मैंने माहिरीन की गुफ्तगू से हज की, तो शहजाद सलीम भाई आप अपना वकील का नंबर छोड़ दें बाद में स्टूडियो में, तो हम उनसे रब्ता करके उससे कहते हैं कि यार ऐसे करो वैसे करो जो हमारी अकल में आता है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, मुहर्रम का महीना है, तो आप दुआ करें खुदा से, बड़ा मकबूल महीना है। अल्लाह ताला करबला के शोहदा के सदके तमाम भाइयों की मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां हल फरमाए। बिलखसूस सलीम शहजाद भाई के लिए ये प्रोग्राम था, अल्लाह ताला उनकी भी मुसीबतें, परेशानियां हल फरमाए। तो बस हमारे ये प्रोग्राम करने का कतन ये कोई मकसद नहीं था कि कौन सच्चा है या कौन झूठा है, या किसकी बात सही है किसकी गलत है। एक पाकिस्तानी भाई है, मुझ तक उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने फिर आगे रब्ता किया, तो ऐसे ही ये सारा सिलसिला चल गया। तो अल्लाह ताला की ज़ात इन भाई की परेशानी दूर फरमाए, अल्लाह ताला इनके रिज़्क में इजाफा फरमाए और इनकी जो भी ख्वाहिशात नेक हैं उसको पूरी करे। एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी हमने अपनी जिम्मेदारी निभाने की, इटालियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के हिसाब से जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है। हम तक ये केस आया था, हमने जो भी माहिरीन के राय के तहत यही फैसला किया कि ये हम इनके वकील से रब्ता करेंगे, उनको मेल वगैरह करेंगे, और जो भी वो बात बताएगा हम एज ए तर्जमान जूं की तूं शहजाद सलीम भाई को बता देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं उनका बेचारों का जुबान का मसला है। तो हम ज्यादा से ज्यादा इनका 2 ही काम कर सकते थे, एक तो इनका मसला हाईलाइट किया है और दूसरा इसके लिए कानूनी मशावरत इनके वकील से कर सकते हैं। हम दोनों काम इंशाल्लाह करेंगे। आपको भी अगर कोई कानूनी तौर पे अगर आप दुरुस्त हैं, को आपकी पेचीदगी है या किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप पाकबाज इटली के मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। हम वक्तन फ़ोक्तन वो मैसेज देखते रहते हैं और इंशाल्लाह ताला जो मुसद्दका और सनत याफ्ता लोग हैं उनसे गुफ्तगू करके आपके मसाइल का हल निकालते रहेंगे। आप सब लोगों की बहुत मोहब्बत, बहुत तवज्जो का शुक्रिया। 2 घंटे प्रोग्राम हो गया और इस वक्त भी सैकड़ों लोग देख रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी एक ही हैं, सलीम भाई के साथ ही हैं। और सलीम भाई अल्लाह ताला आपके कानूनी मामलात हल फरमाए। हमारी जिधर तक तर्जमानी की जरूरत हुई हम आपके करने के लिए तैयार हैं। तमाम शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।